आप सभी के लिए आज से क्लास 10th मैथ का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा जब तक कि आपका एग्ज़ाम ख़त्म ना हो जाए मैथ का। और मैं इसमें गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यदि आप आज से ही हर रोज़ रेगुलर वीडियो आप देखते हैं मैथ का इंपॉर्टेंट क्लास का, तो मैं आप सभी को गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका मैथ में 70 में 70 नंबर आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आज से ही आप तैयार रहिएगा। हर रोज़ शाम को 6 बजे आपको मैथ का इंपॉर्टेंट क्लास का वीडियो हर रोज एक मिलेगा। आज ये वीडियो नंबर फर्स्ट है, कल सेकेंड मिलेगा, परसों थर्ड मिलेगा, ऐसे ही आपको मिलेगा। तो आइए अब हम बिना देर के क्लास को शुरू करते हैं। और इस क्लास में हम सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आने का 95% चांस है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला हमारा टॉपिक है, पहला हमारा सवाल क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट, यहाँ पर अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या है और यहाँ पर लग जाएगा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। मतलब हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें बताना है कि ये जो अंडर रूट 3 है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसे कैसे सिद्ध करेंगे, और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं गारंटी के 100% चांस कह सकता हूं कि इसी प्रकार आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछेगा, 100% चांस है। तो इस सवाल को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो देखिए हमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसे कैसे सिद्ध करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, हमें क्या कहा है कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप उसे क्या मान लीजिए कि अंडर जो 3 है यह एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर सबसे पहला आप क्या लिखेंगे, इसको हल करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, हल में आप लिखेंगे कि माना, क्या लिखेंगे, माना अंडर रूट जो हमारे पास 3 है, क्या है, अंडर रूट 3 है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या आप मानेंगे, सबसे पहला यही मानेंगे कि ये जो हमारे पास अंडर रूट 3 है ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जब हम जानते हैं कि कोई भी संख्या हो, क्या हो, कोई भी हमारे पास संख्या हो, यदि परिमेय संख्या हो तो वह किसके रूप में होता है, P बटा Q के रूप का होता है। हम जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या होगी, जैसे अंडर रूट 3 है, यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जो किस रूप में का होता है, तो P बटा Q के रूप का होता है। तो हम अंडर रूट 3 को P बटा Q के बराबर में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे पास अंडर रूट 3 है यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। हमने माना है परिमेय संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, P बटा Q के रूप का होगा। तो ये हो जाएगा P और बटा में क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। क्लियर है, इतना आपको समझ में आ रहा है तक मुझे कमेंट में बता दीजिए। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर एक ब्रैकेट में एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जो हमारे पास P व Q है, क्या है, P व Q है, ये क्या है, सहभाज्य संख्या है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि सहभाज्य संख्या क्या होती है। सहभाज्य संख्या है, क्या है, सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या का मतलब किसी में, मान लेते हैं जैसे 13 है और 17 है, 13 और 17 है, इन दोनों का यदि आप HCF निकालेंगे, HCF, तो इसका HCF 1 आ जाएगा। तो जिसका HCF 1 आता है उसे हम कहते हैं सहभाज्य संख्या। तो हम यहाँ पर P और Q का HCF निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा, उसी को कहते हैं सहभाज्य संख्या। मतलब कोई भी संख्या दिया गया हो और उसका आप HCF निकालते हैं, यदि HCF 1 आ जाता है तो क्या करेंगे, उसे कहेंगे कि यह कौन सी संख्या है, सहभाज्य संख्या है। क्लियर है आपको, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है P और Q क्या है, सहभाज्य संख्या, मतलब इसका HCF क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर है, अब देखिए इतना हो गया। अब हम इन दोनों, हमारे पास ये जो अंडर रूट 3 है और P बटा Q है, इन दोनों का वर्ग हम कर देंगे। तो यहाँ पर वर्ग करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, अब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं तो अंडर रूट 3 है, क्या है, हमारे पास अंडर रूट 3 है,
इसका हम क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं, तो ये स्क्वायर से अंडर रूट तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, 3 बचेगा ना। तो यहाँ पर केवल हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, 3 बच गया। उसके बाद इजिकल टू है तो इजिकल टू, अब p का वर्ग करेंगे तो ये तो हमारे पास p का वर्ग ही रहेगा, अब बटा में q का वर्ग करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, q का वर्ग हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस q को हम जो हमारे पास q स्क्वायर है इसको हम इक्वल टू को उधर भेज दे रहे हैं, तो उधर भेजेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक लाइन हम खींच ले रहे हैं, या थोड़ा सा इसको ऊपर हम कर ले रहे हैं। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर को उजकल टू के इधर भेज देंगे, तो ये हमारे पास 3 तो एज इट इज, तो 3 एज इट इज रहेगा। ये क्यू स्क्वायर भाग में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब बट्टा में इजकल टू में हमारे पास क्या है, पी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर एज इट इज रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब आप क्या करेगा, अब यह हमारे पास जो 3 है इसको इधर भेज दीजिएगा, 3 जो हमारे पास इधर गुणा में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तब भाग में होगा तब हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर कर रहा हूँ, तो जो हम 3 स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, और ये 3 स्क्वायर इधर आएगा तो 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो पी स्क्वायर और बट्टा में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब हमने क्या किया, ये क्यू स्क्वायर था तो क्यू स्क्वायर एज इट इज रह गया, अब पी स्क्वायर था तो पी स्क्वायर ऊपर रह गया, और ये जो 3 था इधर गुणा में था, तो इक्वल टू के इधर आता है तो क्या हो जाता है, भाग में हो जाता है, तो भाग में आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, अब हम जानते हैं कि कोई भी हमारे पास संख्या हो, जैसे 5 का स्क्वायर है हमारे पास, 5 का स्क्वायर है, इसमें हम 5 से भाग दे रहे हैं तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। क्यों कटेगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, और ये बटा में 5 है तो 5 हो गया, तो ये पूरा कट जा रहा है, 5 5 25, मतलब 5 बार में कट जा रहा है। और यदि हम स्क्वायर को भी हटा दें, क्या यदि हम स्क्वायर को यहाँ पर हटा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये स्क्वायर को हटा दे रहे हैं और फिर से 5 में हम भाग दे रहे हैं, तभी भी हमारे पास क्या जा रहा है, भाग इसमें चला जा रहा है। तो उसी प्रकार हम जब पी स्क्वायर से 3 में भाग देंगे तो भाग जाएगा, मतलब विभाजित हो जाएगा, मतलब पी स्क्वायर से 3 को विभाजित करेंगे तो विभाजित हो जाएगा, तो वैसे ही पी भी जो है वो 3 से विभाजित हो जाएगा। ये बात आपको यहाँ पर लिखना होगा, एक लाइन क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे कि जो हमारे पास पी स्क्वायर है, क्या है, पी स्क्वायर है, ये किससे विभाजित है, 3 से विभाजित है, यहाँ पर लिख देंगे विभाजित है। क्या है, जो पी स्क्वायर है ये क्या है, 3 से विभाजित है। तो जब हमारे पास 3 से विभाजित है, जैसे हमने क्या कहा था, ये 5 का स्क्वायर है तो 5 से विभाजित है, तो वैसे ही 5 भी होगा, वो 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर फिर से लिख देंगे पी जो है, पी भी 3 से विभाजित है। क्या है, 3 से विभाजित है, ये आप बात यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो जब हमारे पास ये पी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो हमको कुछ ना कुछ पूर्णांक मिलेगा ही। जैसे हमने 5 से 5 को विभाजित किया, मतलब 5 से 5 में भाग दिया, तो हमारे पास क्या मिला है, हमको मतलब कुछ ना कुछ पूर्णांक मिला है, 1 हमको मिला है। तो वैसे ही पी से 3 में जब हम भाग करेंगे, विभाजित होगा, तो हमको कुछ ना कुछ पूर्णांक मिलेगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक बात यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर मैं एक लाइन खींच ले रहा हूँ, यहाँ पे लिख ले रहा हूँ कि जब हम क्या करेंगे, जब हम p से इसमें 3 में भाग देंगे, जब p जो हमारे पास p भी है तो 3 से विभाजित है, तो कुछ ना कुछ मतलब मान लेते हैं कि जैसे हमारे पास क्या है 15 है, इसमें हम क्या करें, 3 से हम भाग दे रहे हैं, तो हमारे पास 3 पच्चे 3 करने 3 पच्चे 15, मतलब 5 बार में कट जा रहा है। तो इसे 3 से इसमें काटेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कुछ ना कुछ हमको पूर्णांक मिलेगा। तो उस पूर्णांक को क्या नाम दे दे रहे हैं, K1 हम नाम दे दे रहे हैं। और यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिख लेंगे कि K1 जो हमारे पास है ये क्या है, पूर्णांक है। यहाँ पर लिख लेंगे पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। तो यह बात आप लिख लीजिएगा। अब उसके बाद क्या करिएगा, अब आप जब जान गए हैं कि ये हमारे पास पूर्णांक है,
पूर्णांक है। तो अब क्या करिएगा, इस 3 को इक्वल टू के इधर भेज दीजिएगा। क्या करिएगा, जो हमारे पास p है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 3 और k1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3k1 हो जाएगा। हमने क्या करा, ये 3 जो हमारे पास था गुणा में था, इधर भाग में था, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। अब हमारे पास p का मान निकला है, तो अब आप क्या करिएगा, p का मान इस वाले समीकरण में रख दीजिएगा। इसको मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर ये हमारे पास 1 है, समीकरण नंबर 1 है। और इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर ये हमारे पास 2 है। तो 2 का मान मतलब समीकरण नंबर 2 का मान हमारे पास क्या है, p है। तो p का मान हम क्या रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में p का मान रखने पर, तो रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या है, समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या है, क्यू स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास है p का स्क्वायर। तो p का स्क्वायर हमारे पास क्या है, 3k1 है। तो 3k1 हो जाएगा और पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। क्लियर है। उसके बाद बट्टा में हमारे पास क्या है, 3 है, तो ये हो जाएगा 3। क्लियर है। अब देखिए, अब हमारे पास है क्यू स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। और k1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा k1 का स्क्वायर। और बट्टा में हमारे पास 3 है तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। और 3 एकने 3 और 3 3 का 9, ये कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास बचेगा, यहाँ पर एक लाइन खींच ले रहे हैं, तो हमारे पास बचेगा क्यू स्क्वायर बराबर ये हमारे पास 3 हो जाएगा और k1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो k1 का स्क्वायर हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब आप क्या करिएगा, अब ये जो हमारे पास 3 है इधर क्या है, गुणा में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो हम यहाँ पर k1 का स्क्वायर एज इट इज रहने देते हैं। ये k1 का स्क्वायर है तो यहाँ पर k1 का स्क्वायर हमने लिख दिया इक्वल टू ये क्यू स्क्वायर है, तो क्यू स्क्वायर को बस हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा सीधा क्रम में लिख दे रहे हैं। जैसे क्यू स्क्वायर हो गया, और ये जो हमारे पास 3 गुणा में था इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कैसे मैंने किया, जैसे हमारे पास क्या था, क्यू स्क्वायर था, तो ये जो क्यू स्क्वायर एज इट इज रहेगा। और बटा में ये जो हमारे पास 3 गुणा में है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 3 हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया, k1 का स्क्वायर बच गया। तो वही मैंने यहाँ पर पहले k1 को लिख दिया, उसके बाद इसको लिख दिया। तो उससे कोई आप तो मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब आप क्या करेंगे, अब जो बात मैंने यहाँ पर लिखा है, ये जो हमारे पास k1 स्क्वायर का मान क्या है, क्यू स्क्वायर बटा में 3 आया है, तो ये जो हमारे पास क्यू स्क्वायर बटा में ऐसे आया था, तो वैसे हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या हमने यहाँ पर लिखा था, पी स्क्वायर 3 से क्या है, 3 से विभाजित है, तो p भी 3 से विभाजित होगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी लिखेंगे कि p स्क्वायर जो है, ये क्यू स्क्वायर जो है 3 से विभाजित है, तो q भी जो होगा वो 3 से विभाजित होगा। तो वही लाइन मैं यहाँ पर कॉपी कर ले रहा हूँ, इन दोनों को ही मैं यहाँ पर कॉपी कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, ये यहाँ पर क्या लिखेगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा कि क्यू स्क्वायर जो है, क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, और क्यू भी जो होगा वो क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। तो जब हमारे पास ये विभाजित होगा तो हमको कुछ ना कुछ हमको पूर्णांक मिलेगा। तो हम एक और पेज यहाँ पर ले लेते हैं। क्या हमने लिखा, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था कि क्यू स्क्वायर जो हमारे पास क्या था, यहाँ पर जैसे k1 का स्क्वायर इक्वल टू में क्या था, क्यू स्क्वायर, और बट्टा में क्या था, 3 था। तो हमने क्या बात लिखा था कि जो हमारे पास क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर ये 3 से विभाजित है, जब 3 से विभाजित है तो क्यू भी क्या होगा, क्यू भी 3 से विभाजित
है, मतलब विभाजित होगा तो ये हमारे पास जब विभाजित होगा तो q 3 से विभाजित होगा तो कुछ ना कुछ पूर्णांक मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं q बटा में 3 और हमको कुछ ना कुछ पूर्णांक मिलेगा तो हम उसको नाम देते रहे k2। हमको पूर्णांक मिल गया, k2 हमको पूर्णांक मिल गया। यहाँ पे देखिएगा सेम यही लाइन लिखा है, तो मैंने यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा लाइन, ये दोनों हम आपको समझाने के लिए, क्योंकि आप भूले नहीं उसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो हमको q से कुछ ना कुछ पूर्णांक मिलेगा तो हमको मान लेते हैं पूर्णांक हमको क्या मिला है, k2 हमको पूर्णांक मिल गया। और यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिख लेंगे k2 क्या है, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, क्या है, k2 हमारे पास क्या है, पूर्णांक है। तो हमारे पास जब ये पूर्णांक है तो हमारे पास ये जो हमारे पास ये 3 है इसको इधर भेज देते हैं। तो q बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3k2 हो जाएगा, 3k2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास देखिए, अब हमारे पास q का मान क्या आ गया है, 3k2 आ गया है। इसको हम नाम देते हैं, यहाँ पर हमने समीकरण नंबर क्या माना था, समीकरण नंबर यहाँ पर 2 और 3, हाँ यहाँ पर हम इसको 3 मान लेते हैं। हमारे पास क्या है, समीकरण नंबर ये हमारे पास 3 है। तो अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समीकरण क्या, समीकरण 3 और समीकरण आप किसको देखेंगे, समीकरण 2 को आप देखेंगे तो इन दोनों में हमारे पास एक कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ जा रहा है। जैसे यहाँ पर समीकरण नंबर हमारे पास 2 क्या है, p इजिकल टू में 3k1 है। तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण नंबर हमारे पास 2 क्या है, p इजिकल टू क्या है, 3k1 है। ये हमारे पास क्या है, समीकरण नंबर 2 है, ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 है। तो आप इन दोनों में थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास 3 कॉमन आ जा रहा है। मतलब इन दोनों का यदि हम HCF निकालें, जैसे हम क्या करें, 4 का हमारे पास गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 आ जाएगा, 2 गुणे 2 आ जाएगा। और हम 6 का करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 का करें तो 2 गुणे 3 आ जाएगा। तो यदि हम इसका HCF निकालें, क्या इसका HCF निकाले तो इसका HCF हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 हमारे पास दोनों में है तो 2 हमारे पास इसका HCF आ जाएगा। उसी प्रकार हमारे पास Q का गुणनखंड ये हुआ है, Q का गुणनखंड ये हुआ है, तो ये हमारे पास तीनों में दोनों में हमारे पास 3 आ जा रहा है। तो इसका HCF हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका HCF हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पर इसका HCF 3 आ जा रहा है और हमने यहाँ पर माना था कि इसका HCF हमारे पास क्या आ जाएगा, सहभाज्य संख्या, मतलब P और Q सहभाज्य संख्या, मतलब इसका HCF 1 आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जा रहा है, यहाँ पर गलत हो जा रहा है। तो हमारी कथन जो है, हमने जो माना था कि यह परिमेय संख्या है, यह हमारी कल्पना गलत है। अतः यह क्या है, अंडर रूट जो 3 है वो क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि अतः क्या, आप एक और लाइन लिखेंगे कि अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, क्या लिख देंगे, अपरिमेय संख्या है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैंने जो जितना बात आपको लिखा है इसमें एक भी चीज़ बस, इसमें मैंने यहाँ से लेकर, आप जब सवाल को सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको 5 नंबर का मिलेगा। 5 नंबर का ये सवाल हमेशा आपके प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछता है, तभी आपको 5 नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आप थोड़ा सा बस यहाँ तक ही कर देते हैं, क्या ये आपको यहाँ तक ही कर देंगे तो आपको आंसर, मतलब उसका नंबर नहीं मिलेगा, आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपको 5 नंबर मिलेगा। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% मैं कह सकता हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो इसलिए आप बहुत ही ध्यान से, मतलब 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे इसका, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर अंडर रूट 3 ना देकर यहाँ पर दे देगा कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करिए। सेम इसी प्रकार हमको सिद्ध करना होगा। ये आपको ऐसे ना देगा, अंडर रूट 2 की जगह पर ना देकर आपको यहाँ पर अंडर रूट 5 दे देगा, कह देगा कि सिद्ध करिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम टू सेम यही कंडीशन लगाकर आपको सॉल्व करना है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम चलते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल पर।
ये हमारे पास दूसरा नंबर सवाल है। दूसरा नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि द्विघात बहुपद, ये हमें एक द्विघात बहुपद हमें दे दिए गए, द्विघात बहुपद को px मतलब प्रदर्शित करता है, और ये हमको द्विघात बहुपद दे दिया गया है, और हमें कह रहा है कि इसके शून्यक ज्ञात करिए। क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि इसके शून्यक जो है उसको ज्ञात करिए। उसके बाद हमें कह रहा है कि शून्यांकों तथा इनके गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता कीजिए। सत्यता की यहाँ पर जांच कीजिए, यहाँ पर आएगा जांच कीजिए। तो सबसे पहले हमें कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें इसका शून्य ज्ञात करिए। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इस जो द्विघात बहुपद दिया है इसका हम क्या करेंगे, हम इसका शून्य ज्ञात करेंगे। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे ये हम पहले सीखते हैं, और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एक आपके बोर्ड एग्जाम में शून्य ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर देख लिया, हम शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको बहुपद क्या दिया है, बहुपद हमको दिया है fx, हमको क्या दिया है, fx हमको दिया है 3x² और माइनस का x और माइनस का 4 हमें ये दिया है, हमको बहुपद दे दिया गया है, और हमें इसका शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो बहुपद है इसका हमें गुणनखंड करना होगा। तो गुणनखंड हम कैसे करते हैं, तो गुणनखंड करने का सबसे आसान मैं तरीका बता रहा हूँ। जब भी आपको गुणनखंड करना हो तो यदि द्विघात बहुपद दे दे या द्विघात समीकरण दे, कुछ भी दे दे, तो आप क्या करिएगा, जिसमें देखिएगा कि x² है, क्या द्विघात जो बहुपद है उसमें क्या दिखेगा, x² के जगह पर आपको y² भी दे देगा। तो ऐसे मतलब इसको मत समझिएगा कि x केवल x ही रहेगा, वो x के जगह पर y भी दे सकता है। तो आप पहले क्या देखेंगे कि x² जो है उसका पहले गुणांक क्या है। तो x² का गुणांक हमारे पास क्या है, 3 है, यहाँ पर 3 है। तो आप यहाँ पर एक बगल में 3 रफ में आप करेंगे, इसे 3 आप लिख लेंगे। मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ। और उसके बाद जो लास्ट में अचर पद रहता है, जो हमारे पास लास्ट में कोई भी उसमें x और y नहीं रहता है, तो उसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 4 है, तो इसके गुणे में लिख देंगे 4। अब हमारे पास क्या आ जा रहा है, 4 तिया 12 आ जा रहा है। क्या आ रहा है, 12 हमारे पास आ जा रहा है। तो अब इस 12 को ऐसे 2 भागों में क्या करिए, तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पर हमको क्या मिल जाए, हमारे पास x का गुणांक, मतलब ये जो x है, ये बीच में x है, इसका गुणांक, तो इसका गुणांक क्या है, -1 है। क्या है, इस x² का गुणांक क्या है, -1 है। हमेशा साइन के साथ उठाते हैं, तो -1 है। तो आप वो क्या करिए, इस 12 को ऐसे 2 भागों में तोड़िए कि हमको क्या मिले, -1 मिल जाए, और गुणा करने पर हमको क्या मिले, हमको 12 मिल जाए। क्लियर है, 12 मिल जाए, मतलब माइनस का 12 मिल जाए। 3 और 4 को गुणा करेंगे तो माइनस हमारे पास अचर पद क्या है, -4 है, तो यहाँ पर माइनस का हमको माइनस का क्या मिल जाए, 12 मिल जाए। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहला आप क्या करेगा, 12 देख लीजिए किस किस के पहाड़े में आता है। तो एक तो आता है 1 गुणे 12 आता है, तो ये हो जाएगा 12। उसके बाद आता है 4 तिया मतलब 2 छक्के 12 आता है। उसके बाद आता है 4 तिया 12, 4 तिया 12 आता है। और किसके पहाड़ में, और मतलब और भी आप देख लीजिएगा, मतलब इतने, मतलब सिंपल सी बात है, इतने में आता है। तो आप क्या करिएगा, इन्हीं तीनों में, मतलब इन दोनों में, इन तीनों में आप देखिएगा कॉम्बिनेशन इन्हीं में बनेगा। क्यों, क्योंकि आप 4 और 3 को ले लेते हैं। 4 और 3 को जब आप घटाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 4 और 3 में से घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा, हमको 1 मिलेगा। यदि हम क्या करें, -4 ले लें और +3 ले लें तो हमको क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। और हम इन दोनों का गुणा कर दें, क्या करें, -4 और 3 का गुणा कर दें तो हमको -12 मिल जाएगा। तो 4 हम और 3 लेंगे, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x²। तो यहाँ पर एज इट इज इसको सेम उतार देंगे, और ये जो हमारे पास बीच में है इसको हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर -4x लिख देंगे, और यहाँ पर +3x लिख देंगे। क्यों हमने लिखा, 4x में से 3x घटा देंगे तो हमारे पास 1x बचेगा, तो सेम यही बचेगा। और इक्वल टू में हमारे पास क्या है, -4 है, तो -4 हो गया। क्लियर है। अब आप क्या करिएगा, अब आप इन दोनों में देखिएगा कॉमन हमको कुछ मिल रहा है कि नहीं, क्या इन दोनों में
और इन दोनों में आप देखिए कि कुछ ना कुछ कॉमन जरूर मिलेगा। तो इन दोनों में हमारा क्या कॉमन मिल रहा है, हमको x कॉमन मिल रहा है इन दोनों में हमको क्या कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब कुछ भी जब कॉमन नहीं आता है तो वहाँ पर 1 आता है। तो यहाँ पर हमको x कॉमन मिल रहा है, तो x हमने कॉमन ले लिया। जब यहाँ से x कॉमन ले लिया तो ये तो 3 तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x है, तो x से x कटेगा तो 1x बचेगा। क्लियर है। और यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, x से x कटेगा तो यहाँ पर हमको 4 बचेगा, 4 मिल गया। और ये जो यहाँ पर साइन रहता है वही यहाँ पर हम साइन लगा देते हैं। क्लियर है, तो प्लस कर लेंगे। अब इन दोनों में हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि 1 हमारे पास क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर 1 हमने कॉमन ले लिया। अब 1 कॉमन ले लिया तो सेम यही चीज उतरा जाएगा, तो 3x माइनस का 4 एज इट इज रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। क्लियर है यहाँ तक। अब आप क्या करिएगा, आप देखिएगा कि इन दोनों हमारे पास जो ब्रैकेट में आए हैं सेम संख्या आई है कि नहीं आई है। यदि सेम संख्या आई होगी तो हमारा गुणनखंड सही है, यदि सेम संख्या नहीं आई होगी तो हमारा गुणनखंड गलत है। तो हमारे ब्रैकेट में सेम संख्या आ गई है तो हमारा यहाँ तक गुणनखंड सही है। तो आप क्या करिएगा, जो ब्रैकेट में है इसको एक ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, मतलब 3x और माइनस का 4 एक ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। और यहाँ हमारे पास क्या है, ये हमारे पास x और प्लस का 1 है, इसको एक ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। इक्वल टू में क्या लगा दीजिएगा, 0 लगा दीजिएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, क्यों हमने 0 लगाया, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है, उसीलिए हमने यहाँ पर 0 लगा दिया। क्योंकि शून्य ज्ञात करने के लिए हमें उसको 0 के बराबर करना होता है, तो हमने 0 के बराबर कर दिया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, 0 के बराबर एक बार इसको भी करेंगे, एक बार इसको भी करेंगे। तो यहाँ पर 3x माइनस का 4 इक्वल टू में क्या करेंगे, 0 लगा देंगे इसके भी। और यहाँ पर x और प्लस का 1 इक्वल टू में क्या लगा देंगे, 0, इसके भी 0 में लगा देंगे, बराबर में 0। तो यहाँ से x बराबर हमको क्या मिलेगा, तो x बराबर हमको मिलेगा 4/3 मिलेगा। 4/3 कैसे मिला, ये 4 हमारे पास माइनस में था, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 3 इधर गुणा में था, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो x का मान क्या आ गया, 4/3 आ गया। और यहाँ से हम x का मान निकाले तो हमको क्या मिलेगा, माइनस का 1 मिलेगा। तो x का मान हमको क्या मिल गया, माइनस का 1 मिल गया। क्लियर है यहाँ तक। तो हमारे पास यहाँ तक 2 शून्य हमको मिल गए। तो यहाँ पर आप लिख रहिएगा, क्या आप लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर ले रहा हूँ। तो अब यहाँ पर आप लिखिएगा कि शून्यक, यहाँ पर लिखिएगा शून्यक क्या हमको मिल गया है। तो पहला हमारा शून्यक मिला है 4/3 और दूसरा शून्यक क्या मिला है, माइनस का 1 मिला है। तो 2 शून्यक हमारे पास मिल गए और ये हमारे पास शून्यक ज्ञात हो गए। उसके बाद क्या रहता है कि शून्यकों तथा उनके गुणनखंड मतलब बीच में संबंध की सत्यता की हमें जांच करनी है। मतलब शून्यांकों और गुणांकों के बीच में हमें संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो इसकी जांच करने के लिए इसका सूत्र भी बना है और ऐसे भी जांच कर सकते हैं। जैसे जांच करने के लिए हमें क्या करना होता है, जांच करने के लिए हमें जांच करने के लिए क्या करना होता है, पहले तो जांच करेंगे तो पहले शून्यांकों का योगफल निकालेंगे, उसके बाद शून्यांकों का गुणनफल। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं शून्यांकों, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं जांच करने पर, जांच। अब हम इसकी जांच कर रहे हैं तो जांच हम करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कि शून्यकों का योग फल, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो वो होता है माइनस का b/a होता है। तो माइनस का b/a हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर से अब हम शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। क्या यहाँ पर लिख दे रहा हूं, यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल, यहाँ पर लिख देंगे शून्यकों का गुणनफल।
गुणनफल क्या होता है, C/A होता है, तो C/A हो गया। अब हमारे पास शून्यकों का योगफल, ये जो हमारे पास शून्यक निकले हैं इन दोनों का योग, मतलब इन दोनों को जोड़ कर देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग मतलब पहला तो क्या है 4/3 आया है, और प्लस में योग हमारे पास तो प्लस हो जाएगा, और दूसरा हमारे पास क्या है माइनस का 1 आया है तो माइनस का 1 हो जाएगा। और इक्वल टू में हमारे पास क्या है माइनस का B/A है, तो यहाँ पर B/A होना चाहिए। शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस का B/A होता है। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर B/A, तो B और A का मान हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो हमेशा आप क्या करिएगा, जो हमारे पास x का गुणांक रहेगा, जो x का गुणांक वो हमेशा A का मान होता है, और जो x² का गुणांक रहेगा वो हमेशा A का मान होता है, और जो x रहेगा वो हमेशा B का मान रहता है। x का गुणांक B का मान रहता है, और जो लास्ट में रहता है वो C का मान होता है। क्लियर है। तो हमारे पास B है तो B का मान क्या है, तो -1। x का गुणांक क्या है, -1 है, तो यहाँ पर माइनस तो एज इट इज यहाँ पर आएगा, और B का मान क्या है -1 तो -1, और C का मान हमारा A का मान क्या है 3 है, तो 3 हो जाएगा। तब हम इन दोनों को भी सॉल्व करते हैं, तो यहाँ हमारे पास एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 से 3 कटेगा तो ये हो जाएगा 4, और प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, और 1 से तो 3 हो जाएगा, और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस तो ये हो जाएगा प्लस का 1 और बटा में 3 हो जाएगा। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1/3 हो जाएगा, और ये भी हमारे पास 1/3 हो जाएगा। तो हमारे पास शून्यकों का योगफल हमारे पास क्या आ गया, दोनों बराबर आ गए हैं, तो ये हमारे पास शून्यकों का योगफल सत्यापित हो गया, मतलब शून्यकों का योगफल को हमने जांच कर लिया। अब हम इसके गुणनफल को जांच करेंगे। तो गुणनफल हमारे पास क्या होता है, मतलब हमारे पास शून्य को क्या आया है 4/3 आया है, और गुणे हमारे पास क्या है दूसरा क्या है माइनस का 1 आया है, तो माइनस का 1 हो गया, और ये हमारे पास क्या है C/A, C का मान क्या है, तो -4 है, -4, A का मान क्या है 3 है, तो 3 हो गया। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो -4/3 आ जाएगा, और बटा में इन दोनों का गुणा करेंगे तो -4/3 आ जाएगा। तो हमारे पास दोनों का मतलब शून्यकों का योगफल भी हमारे पास बराबर आ गए हैं, तो ये हमारे पास सत्यापन हो गया, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक आपको समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम चलते हैं इसके अगले नंबर सवाल पर। हमारे पास ये तीसरा नंबर सवाल है, यह हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन, क्या कह रहा है, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। मतलब ये जो हमारे पास 2 समीकरण दिए गए हैं, इन दोनों समीकरणों को क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। और आपके बोर्ड एग्जाम में प्रतिस्थापन विधि पर एक सवाल 100% है कि बनेगा ही बनेगा। तो देख लीजिए हमारे पास पहला नंबर सवाल हमको क्या दिया है, ये दे दिए गए हैं, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। पहला हमारे पास सवाल क्या दिया है 3/2 और यहाँ पर x है तो x हो गया, ये हमारे पास पहला दिया है, और माइनस में ये हमारे पास क्या दिया है 5y और बटा में 3 दे दिया है। इस x को भी यहीं पर लिख लीजिएगा। ये दिया है, और इक्वल टू में क्या दिया है, तो इक्वल टू में हमको -2 दिया है, तो -2 हो गया। ये हमारे पास पहला समीकरण दिया है। दूसरा समीकरण हमको क्या दिया है, तो दूसरा समीकरण दिया है x/2 दिया है, x/2 फिर से प्लस है तो प्लस हो गया, y/2 दिया है तो y/2 और इक्वल टू में क्या है, तो 13/6 है, तो 13/6 हो जाएगा। यह हमको दे दिए गए। तब हमें इसमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, प्रतिस्थापन विधि में हमें सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होता है, हमें x या y का इन दोनों में से किसी का मान हमें निकालना होता है। तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, और हमें इसमें x और y का मान निकालना होता है, और हमारे पास जो समीकरण होंगे वह इस फॉर्म में होना चाहिए, ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू में 0, जो हमारे पास समीकरण होना चाहिए इस फॉर्म में होना चाहिए। और इस फॉर्म में जब आ जाए तो वहाँ से हम x और y का मान निकालेंगे। तो पहले तो हमें इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, ये जो दोनों समीकरण दिया है पहले तो हम इस फॉर्म में लाएंगे। तो पहले इस फॉर्म में हम इन दोनों समीकरण को लाते हैं, तो इन दोनों को लाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर एक लाइन हम खींच ले रहे हैं, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा।
6 आ गया और 2 3 6 3 बार में कटा, 3 जाकर ऊपर गुणा करेगा 3 में 3x में, तो ये हो जाएगा 9x हो जाएगा। अब माइनस है तो माइनस हो गया, 3 दूना 6, 2 बार में कटा तो 2 जाकर 5y में करेगा, तो ये हो जाएगा 10y हो जाएगा। इक्वल टू में क्या बचा है, माइनस का 2 है तो माइनस का 2 हो गया। क्लियर है। और उसी प्रकार इसको भी हम कर ले रहे हैं। यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पर डबल 2 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन मेरे को याद है, यहाँ पर 3 रहेगा, यहाँ पर नहीं, हमको क्वेश्चन याद है, यहाँ पर 3 था और यहाँ पर 2 था और यहाँ पर 3 आप कर लीजिएगा। ऐसे है, ऐसे था, तो इन दोनों का भी एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा। तो 6 एलसीएम ले लिया, 3 दूना 6, 2 जाकर ऊपर गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा। फिर से प्लस था तो प्लस, 2 3 6, 3 जाकर ऊपर करेगा तो 3y हो जाएगा, 3y हो जाएगा। और इक्वल टू में क्या बच रहा है, इक्वल टू में 13/6 बच रहा है, तो 13 में 6 हो गया। अब यहाँ से क्या करेगा, ये 6 गुणा में इधर भाग में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 9x माइनस का 10y, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 6 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, तो माइनस का 12 हो गया। ये हमारे पास, अब ये जो हमारे पास समीकरण आ गया है, पहला आ गया है, अब इसको भी हम क्या करते हैं, 6 से इसको 6 को काट देते हैं क्योंकि कट जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x प्लस का 3y, इक्वल टू में क्या बचेगा, 13, तो 13 हो गया। तो ये दो हमारे पास समीकरण मिल गए हैं, इस फॉर्म में आ गए हैं। इस फॉर्म में आ जाए या इस फॉर्म में, मतलब जैसे हमारे पास क्या है, ax प्लस में by इक्वल टू में c, मतलब इस फॉर्म में भी आ सकते हैं। तो हमको इस फॉर्म में मिल गया है, क्या मिल गया है, दूसरे फॉर्म में, मतलब इस फॉर्म में हमको मिल गया है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से हम x और y में से, दोनों समीकरण में से किसी भी एक समीकरण से x और y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ, इनको मिटा देता हूँ। क्या करता हूँ, यहाँ पर एक लाइन खींच लेता हूँ, यहाँ पर मैंने एक लाइन खींचा। अब यहाँ से इन दोनों समीकरण में से x और y का मान निकालेंगे। तो हम यहाँ पर समीकरण नंबर, इसको 2 नाम दे दे रहे हैं, इसको हम 1 नाम दे दे रहे हैं। तो हम समीकरण नंबर 2 से x का मान निकाल रहे हैं। तो समीकरण नंबर 2 से x का मान निकालेंगे तो ये हमारे पास 2x हो जाएगा। 3y है, इक्वल टू इधर भेज देते हैं, तो ये हमारे पास 13 था, तो 13 एज इट इज रहेगा। 3y इधर आएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब ये दो हमारे पास भाग, इधर गुणा में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 13 माइनस का 3 और y हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास x का मान मिल गया है। तो अब हमारे पास x का मान मिल गया है, तब इस x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, आप यहाँ पर लिखेंगे, एक लाइन यहाँ पर मैं खींच ले रहा हूँ। यहाँ पर लिखेंगे कि x का मान, यहाँ पर लिख दीजिएगा समीकरण 1 में x का मान रखने, दिखाई नहीं दे रहा होगा, रखने पर, तो रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो रखेंगे तो हमारे पास समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या है, 9x का मान हमारे पास क्या है, 9x है। तो x का मान क्या है, 13 माइनस का 3y। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 13 माइनस का 3y, अब बटा में क्या है, 2 है, तो 2 हो गया। उसके बाद क्या है, माइनस का 10y है, तो माइनस का 10y इक्वल टू में क्या है, माइनस का 12 है, तो माइनस का 12 हो गया। क्लियर है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इधर दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा मैं घसका ही लेता हूँ, पता नहीं दिखाई दे रहा होगा तो दिखाई दे रहा होगा, मैं आशा करता हूँ, क्योंकि घसकेगा नहीं। अब इतना पर क्या होगा, अब क्या करिएगा, अब जो हमारे पास है इस 9 को इसमें गुणा कर दीजिएगा। तो इसमें गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 9 117 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 117 हो जाएगा, 117 हो गया। और 3 9 27 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27y। अब बटा में क्या है, 2 है, तो 2 हो गया। फिर से माइनस 10y है, तो 10y
और इक्वल टू में क्या है माइनस का 12, तो माइनस का 12 हो गया। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो ये हो जाएगा सेम 117 माइनस का 27 y और माइनस का ये 2 बार में कटेगा तो 2 जाकर ऊपर करेगा तो ये हो जाएगा 20 y इक्वल टू में क्या हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? माइनस का 12 हो गया। अब इस 2 हमारे पास क्या है इधर भाग में है, क्या है भाग में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 117 माइनस का 27 y। इन दोनों को जोड़ लीजिए, क्या करिए इन दोनों को जोड़ लीजिए, माइनस का 27 y और माइनस का 20 y, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 20 20 40 47 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 47 y हो जाएगा, 47 y हो गया। और इक्वल टू में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 इधर भाग में था इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 12 से 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 24 हो जाएगा, माइनस का 24 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? अब हम इसके आगे करेंगे तो इसको मैं लिख लेता हूँ इसके अगले नंबर पेज पर। तो क्या था हमारे पास 117 माइनस का 47 y इक्वल टू में माइनस का 24 था, यही था, मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ सेम यही था हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से 117 है इक्वल टू के इधर भेज देते हैं, तो ये हमारे पास माइनस का 47 y इक्वल टू में क्या हो जाएगा माइनस का 24 और माइनस 117 इधर आएगा तो माइनस का 117 हो जाएगा, तो 117, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का 47 y और ये हमारे पास माइनस, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 7 3 10 10 11 का 1 हासिल 1 2 1 3 1 4 और 1 1 141, अब 141 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम माइनस से माइनस को काट लेते हैं, तो ये हमारे पास 47 y इक्वल टू में क्या हो जाएगा 141, तो ये 47 को इधर भेज देते हैं तो y बराबर क्या आ जाएगा 141 बट्टा में क्या हो जाएगा 40 7 47 हो जाएगा। अब ये 47 से कट जाएगा क्योंकि 47 तिया 7 का 21 का 1 2 हाथ से 4 3 12 1 13। इतना आ गया। अब हम इन दोनों को काट देते हैं, 47 तिया कितना होता है 141, तो 47 तिया 141, तो y का मान कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया, तो यहाँ पे लिख लेंगे y बराबर 3 आ गया। y का मान अब हमारे पास 3 आ गया, तो y का मान अब क्या करिए हम इस वाले में रख देते हैं, ये जो हमने x का मान निकाला था इसको नाम हम देते हैं समीकरण नंबर 3, तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास x बराबर 13 है तो 13 एज इट इज रहेगा, माइनस का 3, y का मान क्या है 3 है तो 3 हो गया, अब बटा में क्या है 2 है तो 2 हो गया, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3 3 का 9 में से 13 को घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 4 और बटा में 2 है तो 2 हो गया, कट पीट का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 2 आ गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? x का भी मान निकल गया और यहाँ पर y का भी मान निकल गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट बता दीजिए। अब हम चलते हैं इसके अगले नंबर सवाल पर। हमारे पास ये चौथा नंबर सवाल है। चौथा नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में मतलब समांतर श्रेणी से एक प्रश्न बनता ही बनता है। तो ये देखिए ये हमसे कह रहा है प्रश्न को उस समांतर श्रेणी के प्रथम 91 पदों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब हमें कह रहा है कि 91 पदों का हमें पदों ज्ञात करिए, मतलब हमें एस क्या कह रहा है, हमें एस 91 कह रहा है कि पद ज्ञात कीजिए, हमें इस क्वेश्चन में कह रहा है। और हमें दिया क्या है, कह रहा है कि जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। मतलब हमें A2 मतलब दूसरा पद कितना दे दिया है 14 और A3 हमको कितना दे दिया है 18 दे दिया गया है। इतना हमको बात दिया है और हमें इसको मान ज्ञात करना है। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले तो जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि दिया है, क्या लिखेंगे दिया है।
क्या हमको दिया है, तो हमको a2 का मान दिया है। a2 का मान हमें कितना दे दिया, मतलब दूसरा पद, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि दूसरा पद हमको क्या दिया है, यहाँ पर दूसरा पद हमें क्या दिया है, a2 का मान कितना दिया है, 14 दे दिया है, 14 दे दिया है। और हमको तीसरा पद क्या दिया है, यहाँ पे लिख लेते हैं तीसरा पद हमें क्या दिया है, a3 हमको कितना दे दिया है, तो a3 हमको 18 दिया है, तो ये हो जाएगा 18, ये हमको दे दिया है। तो जब हमारे पास दो पद मिल गए हैं तो हम इसका सर्वांतर भी ज्ञात कर लेते हैं, मतलब d का मान भी हम ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि हम जब तक सर्वांतर ज्ञात करेंगे, सर्वांतर ज्ञात का मतलब मतलब ये वाला पद हमें S91 का पद ज्ञात करने के लिए हमें d की जरूरत पड़ेगी, मतलब सर्वांतर की जरूरत पड़ेगी, तो हम सर्वांतर भी ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि सर्वांतर d बराबर क्या हो जाएगा, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो पहला पद ये मान लेते हैं, पहला पद ये है, दूसरा पद ये है। जैसे हमको a2 दिया है, a1 दिया है, a2 दे दिया है और a3 दे दिया है, तो ये हमको तीनों पद दिया है। तो हम क्या करें, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दें या तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा दें। ये दोनों पद दिया है तो तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा दीजिए, या ये दो पद दिया है तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए। तो हम क्या करेंगे, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देंगे। तो तीसरा पद में से यहाँ पर कर देंगे तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तीसरा पद हमारे पास क्या है, तो 18 है, तो 18 हो गया। दूसरा पद क्या है, 14 है, तो 14 हो गया। तो ये हमको क्या मिलेगा, तो ये हमको मिल जाएगा 4 मिलेगा। तो d का मान हमको क्या मिल गया, सर्वांतर क्या मिल गया, 4 मिल गया। 4 मिल गया है। तो जब हमको सर्वांतर मिल गया है तब हम प्रथम पद भी ज्ञात कर सकते हैं। प्रथम पद क्या होता है, यदि प्रथम पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे पद में जोड़ देते हैं। क्या, दूसरे पद में हम क्या कर देते हैं, दूसरे पद में से हम क्या करते हैं, घटा देते हैं सर्वांतर को। सर्वांतर मतलब d को हम घटा देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रथम पद लिख ले रहे हैं। प्रथम पद मतलब a1 का मान हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो a1 का मान हम ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, a2 में से माइनस कर देते हैं d। तो a2 हमारे पास क्या है, तो a2 हमारे पास 14 है, तो 14 हो गया, माइनस d का मान कितना आया है, 4 आया है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, यह हमारे पास आ जाएगा 10 आ जाएगा। मतलब प्रथम पद हमको कितना मिल गया है, 10 मिल गया है। 10 मिल गया है, तब हमको प्रथम पद भी मिल गया है, दूसरा पद भी मिल गया है, तीसरा पद मिल गया है। तब हम S91 बहुत ही आसानी तरीके से ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पर आपको एक सूत्र की जरूरत पड़ेगी। वो सूत्र क्या होगा, जो हमारे पास SN 91 ज्ञात करने के लिए n/2 अब बड़ा ब्रैकेट में हमको 2a प्लस का n-1 और d, ये सूत्र हमको ज्ञात मालूम होना चाहिए, तभी हम ये ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करना होगा, तो n का मान हमारा क्या होता है, तो जो हमारे पास ये ज्ञात करने का मतलब जो भी पद हमें ज्ञात करना हो वह हमेशा n का मान होता है। तो n का मान क्या हो जाएगा, 51 और 51 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2, और ये हमारे पास ब्रैकेट में 2a का मान क्या है, मतलब प्रथम पद। तो प्रथम पद हमारे पास क्या है, 10 है, तो ये हो जाएगा 10 और प्लस n-1, n का मान कितना है, 51, तो 51 माइनस 1 हो जाएगा 51 माइनस 1, और d का मान क्या है, 4 आया है, तो 4 हो जाएगा। अब देखिए, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 51/2, और ये कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 प्लस 51 में से -1 कर देंगे तो 15 बचेगा, और यहाँ हमारे पास क्या है, गुणे में 4 है, तो 4 हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 51/2 और 20, और ये हो जाएगा प्लस 50 चौको 200। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 51/2, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 200 और 20 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 220 हो जाएगा, 220 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास मिला है 91/202, और ये हमारे पास 220, तो ये हो जाएगा 220। कट पीट कर क्या आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा
और गुणे में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा 2 से कटेगा तो 2 1 2 2 0, तो 110 आ जाएगा। तो 110 आ गया। अब हम इन दोनों का गुणा कर देंगे तो हमको कितना मिलेगा, तो हमको मिल जाएगा, तो जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, तो मिलेगा हमको 5610 मिल जाएगा। क्या मिलेगा, 5610 मिल जाएगा। और यही हमारा इस 91 पदों का योग हमारे पास कितना मिलेगा, 5610 मिल जाएगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक आपको समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम चलते हैं इसके अगले नंबर सवाल पर। यह हमारे पास 5वां नंबर सवाल है। यह हमसे कह रहा है चित्र में त्रिभुज OD और C, मतलब ये त्रिभुज क्या है, समरूप है त्रिभुज OBA के, मतलब इस त्रिभुज के क्या है, समरूप है। और हम क्या कह रहे हैं, कोण BOC, मतलब ये कोण हमको कितना दे दिया है, 125 डिग्री। और कोण CDO, मतलब ये कोण हमको कितना दिया है, 70 डिग्री दे दिया है। तब हमसे कह रहे हैं कि कोण DOC, मतलब ये कोण, और कोण DCO, मतलब ये कोण, और कोण OAB, मतलब ये कोण ज्ञात कीजिए। हमसे इसमें क्वेश्चन में कह रहा है, तो हमें इस सवाल को सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। और सवाल भी आप मतलब ज़्यादा कॉन्सेप्ट, मतलब इसमें ज़्यादा भारी भी ये सवाल नहीं है। एक बार थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आपको सवाल ये समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो जो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है क्या, हमको दिया है, तो हमको दिया है त्रिभुज जो है वह O और D और C है। ये समरूप है किसके, त्रिभुज OBA के क्या है, समरूप है। ये हमको दे दिया है। और हमें क्या दिया है, कोण जो हमारे पास है BO और C है, ये किसके बराबर है, 100, मतलब ये कितना कोण दे दिया है, 125 डिग्री दे दिया है। और कोण हमारे पास जो CDO है, ये कितना दे दिया है, 70 डिग्री ये हमको दिया है। इतना क्वेश्चन में हमको दिया है। और हमें कह रहा है कि इनमें ये कोण ज्ञात करिए। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो ये कोण हमको 125 दिखाई दे, 125 दिखाई दे रहा है। तो ये कोण हमेशा 55 होगा। कैसे, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी ऐसा एक सरल रेखा हो तो इसका ये इतना परिता, मतलब इसको इतना घुमाते हैं तो ये कितना डिग्री बनता है, तो 180 डिग्री बनता है। कितना डिग्री बनता है, 180 डिग्री बनता है। और इसी में से मैं इसको इतना कर दूं, इसको 2 भागों में कर दूं, तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, 125 है, मतलब इतना 125 है, तो ये कितना होगा, 55 होगा। 100% है, क्योंकि दोनों का योग इतना होता है। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो हमारे पास क्या है, BOC प्लस क्या कर देंगे DOC कर देंगे। यहाँ पर मतलब लिखेंगे कि अतः तब, यहाँ पे लिखेंगे तब कोण जो हमारे पास क्या है, BOC है, BO और C है, ये प्लस क्या हो जाएगा, कोण DOC के, DOC, और ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 180 क्यों होगा, क्योंकि हमको मालूम है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास, यदि इस लाइन को केवल मैं देखूं, केवल इस लाइन को, तो ये लाइन मतलब हम इसे सीधा करें तो इसका मतलब एक हमें इतना बन रहा है। और इतना हमको क्या दिया है, 125 डिग्री दे दिया है। तो इतना हमें ज्ञात करना है। तो यही हमने क्या कर दिया, इन दोनों का मतलब हमने इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो वही हमने क्या कर दिया, ये कोण और ये कोण जोड़ दिया। तो हमने यहाँ पर लिखा है, क्या हमने लिखा है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, कोण BOC, मतलब ये कोण और ये कोण को जोड़ना है। तो BOC मतलब ये कोण लिख दिया, और उसके बाद DOC मतलब ये कोण हमने ले लिया। इन दोनों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो 180 हो गया। अब हमारे पास क्या है, कोण BOC कितना है, 125 है। तो ये हो गया 125 प्लस में कोण DO और C हमको क्या करना है, DOC हमको कितना दिया है, ये हमारे पास इक्वल टू में 180। DOC ज्ञात करना है तो ये जीटी रहेगा, इसको इधर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा कोण DOC इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 180 माइनस का 125। इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 5, और 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा
5 और एक में 0, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 55 डिग्री आ गया। क्या आ गया, 55 डिग्री हमारे पास आ गया, 55 डिग्री आ गया। तो ये हमारे पास हो जाएगा DOC, मतलब कोण हमारे पास क्या निकल गया, DOC निकल गया। मतलब ये कोण हमको कितना मिल गया, 55 डिग्री मिल गया। और हमें DOC मतलब मान निकल गया, ये कोण हमको निकल गया। ये पहले हमें यही कोण कहा था ज्ञात करने के लिए, ये कोण ज्ञात हो गया। अब आपको थोड़ा सा मालूम होगा कि इसमें मतलब इस वाले त्रिभुज को केवल देखिएगा, इस वाले त्रिभुज को केवल आप इस त्रिभुज को देखेंगे तो ये कोण हमको मालूम है और ये भी कोण मालूम है, दो कोण मालूम है, ये कोण नहीं मालूम है। तो आपको मालूम होगा कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इन तीनों कोणों का योग क्या कर देंगे, 180 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, क्या करेंगे, यहाँ पर इन तीनों कोणों का योग 180 के बराबर करेंगे तो ये कोण हमको निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक हम लाइन खींच ले रहे हैं पहले, क्या कर रहे हैं, पहले तो हम ये ले रहे हैं कोण DOC ले रहे हैं, मतलब कोण DOC प्लस में कोण अब हम कौन सा ले रहे हैं, ये ले रहे हैं CDO ले रहे हैं, मतलब O वाला कोण CDO ले रहे हैं। प्लस में कोण अब हम ये ले रहे हैं, ये DCO ले रहे हैं, कोण DCO, और ये किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा करके इधर लिख ले रहा हूँ। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा सा मैं साइड में ले रहा हूँ। यहाँ पर छोटा मैं लिख रहा हूँ। पहले तो हम ले लेते हैं कोण, इस कोण को ले रहे हैं, DOC को ले रहे हैं, DO और C प्लस में क्या हो जाएगा, कोण, इस कोण को अब हम ले रहे हैं तो CDO हो जाएगा, तो कोण CDO हो जाएगा। फिर से प्लस में कोण, अब हम इस कोण को ले रहे हैं तो DCO हो जाएगा, तो DCO हो जाएगा। ये किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर है। अब देखिए, अब ये DOC ये कोण कितना है, 55 डिग्री है, तो यहाँ पर हो जाएगा 55 डिग्री प्लस CDO मतलब ये कोण कितना है, 70 डिग्री, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री प्लस DCO मतलब ये कोण हमें ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा कोण DCO इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो गया। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 और 7 5 कितना होता है, 7 3 10 10 2 12 होता है, तो 125 आ गया, 25 डिग्री आ गया। और इधर हमारे पास प्लस में कोण DCO इक्वल टू में 180 डिग्री, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, कोण DCO इक्वल टू में 55 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 180 में से 55 डिग्री घटा देंगे तो 55 डिग्री बचेगा। कि जैसे मैंने यहाँ पर किया, 155 को इधर ला दिया, 125 को इधर ला दिया, 80 में से घटा दिया तो 55 डिग्री आ गया, तो वही हमारे पास आ गया। तो ये भी कोण हमारे पास कितना मान निकल गया, 55 डिग्री निकल गया, 55 डिग्री निकल गया, ये हमारे पास इतना मान निकल गया। अब हमें इसका ज्ञात करना है, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जब भी हमें ऐसे जेड बनता है, क्या जेड बनता है, तो एकांतर कोण से ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होते हैं, हम कह सकते हैं एकांतर कोण से। तो यहाँ पर भी जेड बन रहा है ऐसे और ऐसे और ऐसे, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो वही यहाँ पर हम लिख देंगे कि क्या लिखेंगे यहाँ पर कि कोण जो हमारे पास है DCO, क्या है, कोण जो हमारे पास है DCO है, वो बराबर है किसके, कोण OAB के, कोण OA और B के क्या है, बराबर है।
मतलब ये बराबर है और कोण ये हमारे पास कितना दिया है, तो ये हमारे पास टोटल दोनों कोण कितना है 55 डिग्री है, तो 55 डिग्री हो गया। तब हमें कोण क्या है ओ ए बी का मान ज्ञात करना है, तो कोण यहाँ पर हो जाएगा, और ये भी किससे होगा, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं एकांतर कोण से, एकांतर कोण, एकांतर कोण, एकांतर कोण से, तो ये हमारे पास कोण ओ ए और बी कितना हो जाएगा 55 डिग्री हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक आपको समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट बता दीजिए, और कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।